अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। पाक स्टडी 1000 MCQ सीरीज़, आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है। इससे पहले 1 से 23 तक विद एसोसिएशन सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आप प्ले लिस्ट विज़िट करके अपनी वन बाय वन चीज़ों को कर सकते हैं। अब सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें जी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दी नेशनलाइजेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो ये किस पीरियड में नेशनलाइजेशन पॉलिसी होती है? तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पीरियड में ये नेशनलाइजेशन पॉलिसी आती है। अगर हम इसकी डेट देखें कि ये कब आती है, तो ये 2 जनवरी 1972 को ये पॉलिसी आती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से आपको पता है कि ये फर्स्ट सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी पाकिस्तान के यही रह चुके हैं। इसी तरह ये प्रेसिडेंट बनते हैं 1971 से लेके 1973 तक। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं। 1973 से लेके 1977 तक ये जो है ये पाकिस्तान के पीएम रहते हैं। और 1979 अप्रैल 1979 में आपकी डेथ होती है। आपको फांसी दी जाती है अप्रैल 1979 में। नेक्स्ट हमारा जी क्वेश्चन है कि अब आफ्टर नेहरू रिपोर्ट द 14 पॉइंट्स वर प्रेजेंटेड बाय। तो ये कायद आजम साहब ने नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आती है। तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट के, और नेहरू रिपोर्ट किसने दी? तो वो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी। और इसके जो मोतीलाल नेहरू के जो बेटे थे वो जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू की इंदिरा गांधी फिर बेटी थी जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो इंडिया के फर्स्ट पीएम भी रह चुके हैं। इसी तरह ये 14 पॉइंट्स फिर कायद आजम साहब ने दिया, यानी मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। कायद आजम तो उनका लकब था। बाकी ये कब दिए गए? तो ये 1929, मार्च 1929 में ये 14 पॉइंट्स जो हैं वो कायद आजम साहब ने दिए जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि MQM boycotted the general elections and officially changed the name मुहाजिर टू मुतहिदा इन। तो ये 1997 में जो है MQM ने ये बाइकआउट किया जनरल इलेक्शन से। अच्छा जी, और नेम भी चेंज किया मुहाजिर से मुतहिदा जो है। थोड़ा सा MQM का देखें तो अगर MQM पाकिस्तान देखें, ये MQM के दो पार्ट्स बन चुके हैं। MQM पाकिस्तान अगर हम देखें, इसके जो फाउंडर हैं पाकिस्तान वाली MQM के, तो ये फ़ारूक सत्तार जो है MQM पाकिस्तान के फाउंडर हैं। और जो पाकिस्तान में ये जब ये स्प्लिट होती है तो दो ग्रोह बनते हैं। तो ये 23 अगस्त 2016 को MQM पाकिस्तान जो है वो बनती है। इसी तरह MQM लंदन जो है, जो अभी तो ये यानी दो हैं। स्टार्ट में तो ये MQM ही थी। तो ये कब बनती है? तो ये 18 मार्च 1984 को ये फार्म होती है बाकायदा तौर पे। 18 मार्च 1984। बस पहले ये स्टूडेंट मूवमेंट थी, महाजर स्टूडेंट मूवमेंट थी। लेकिन 1978 में जो उभरती है, बाकी 9 MQM जो बाकायदा तौर पे वो मतलब बनती है मुत्तहिदा कौमी कौमी मूवमेंट। तो वो कब बनती है? तो वो अल्ताफ़ हुसैन हाली इसको करते हैं। पहले ये मुहाजिर कौमी मूवमेंट होती है, फिर इसका जो 1997 में नाम चेंज होकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। बाकी अगर हम देखें तो जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है वो इसके फाउंडर थे, ठीक है। ये 18 मार्च 1984। और ये जो इसके फाउंडर अगर हम देखें तो वो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इसी के अलावा 1997 में इसका नेम जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु आर द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो जो चंद्रा गुप्ता है, चंद्रा गुप्ता वान जो फाउंडर वो कंसिडर होते हैं गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर। और ये 320 AD में जो जनरली हैं वो यही कंसिडर होते हैं, चंद्रा गुप्ता वान। और इसके बाद जो समंदर गुप्ता आते हैं वो 330 AD में आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं वो कौन आते हैं जिनकी मोस्ट मतलब वो प्रोमिनेंट रहते हैं? समंदर गुप्ता, वो 330 AD में आते हैं गुप्ता एम्पायर में। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है और कि सी पैक इज आल्सो कॉल्ड एज डैश फॉर पाकिस्तान। तो जो सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर भी हो सकता है। ये बेसिकली BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये पाकिस्तान के लिए है क्या है? गेम चेंजर। बाकी सी पैक की अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो वीडियो नंबर 1 प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि व्हेन पाकिस्तान स्टार्टेड फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद बांग्लादेश, तो ये 1974 में बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन, जब पाकिस्तान बांग्लादेश को 1974 में रिकग्नाइज करता है, तो उस वक्त ये डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट होते हैं 1974 में। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस जो है लाहौर में पाकिस्तान में होती है, तो बांग्लादेश आने से पहले इनकार कर देता है, फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन रिकग्नाइज किया जाता है बांग्लादेश को, तो फिर बांग्लादेश पार्टिसिपेट करता है, और इसके बाद पाकिस्तान के फिर फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन बांग्लादेश के स्टार्ट हो जाते हैं। जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड इन 1866 बाय, जो दारुल उलूम देवबंद है वो 1866 में बनता है। कौन बनाते हैं? तो मोहम्मद कासिम ननूतवी साहब जो हैं वो दारुल उलूम देवबंद, और ये उत्तर प्रदेश में है। और ये 31 मई 1866 को दारुल उलूम देवबंद फाउंडेड होता है, और मोहम्मद कासिम ननूतवी साहब। और ये कहाँ है अगर इसका देखें, तो ये उत्तर प्रदेश, इंडिया की जो उस वक्त की स्टेट थी उत्तर प्रदेश, तो ये वहाँ दारुल उलूम देवबंद फार्म होता है। जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, बैटल ऑफ कनौज इन 1540 वाज फॉट बिटवीन, तो ये शेरशाह सूरी और हुमायूं, हुमायूं को शिकस्त होती है इस बैटल में, और सूरी डायनेस्टी कायम हो जाती है, जो कि आलमोस्ट 16 ईयर्स तक रहती है। 1539 में ये स्टार्ट हो जाती है और 1555 तक रहती है, और फिर दोबारा हुमायूं आते हैं। पहले ये सेकंड मुगल बादशाह के तौर पे 1530 से 1540 तक रहते हैं, फिर दोबारा 1555-56 में ये आते हैं, लेकिन फिर ये सीढ़ियों से गिर कर इनकी फिर यही वजह इनकी डेथ की बन जाती है। और जो सूरी डायनेस्टी है वो 15 से 16 साल तक कायम रहती है, 16 साल ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच मुगल एम्परर स्ट्रेंथन इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये जहांगीर जो है यानी नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम साहब जो थे, उन्होंने जो स्ट्रेंथन की है। अगर इनके हवाले से देखें तो इन्होंने अलाउ किया था फैक्ट्री बनाने के लिए सूरत के मकाम पे 1613 में। ठीक है, जहांगीर साहब ने। इसी तरह 1615 में इन्होंने बकायदा जो फरमान जारी किया, थॉमस रॉय जो मास्टर के तौर पे आए थे, और इन्होंने बकायदा फरमान जारी किया, और फैक्ट्रीज बनाए ऑल अक्रॉस मुगल बादशाह, जितनी भी मुगल बादशाह हैं ऑल अक्रॉस के लिए। अगर आपसे पूछा जाए तो वो 1615 में इजाज़त मिली, और सूरत के मकाम पे जो फैक्ट्री की इजाज़त मिली वो 1613 में। बाकायदा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनती है, तो वो 1600 में बनती है। ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन डिफरेंट वे से पूछे जाते थे। जहांगीर जो थे वो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम इनका पूरा नाम या असल नाम था। ये फोर्थ मुगल बादशाह रह चुके हैं, ये 1605 से 1627 तक फोर्थ मुगल बादशाह जो हैं ये रह चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन पाकिस्तान ज्वाइंट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ एज अ फुल मेंबर, तो ये 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एससीओ को ज्वाइन करते हैं। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, तो इसके 10th मेंबर्स हैं टोटल एससीओ के। और बाकी इसकी मज़ीद डिटेल आप प्ले लिस्ट विज़िट करके देख सकते हैं जी। हमने क्योंकि इसको ऑलरेडी बड़ा डिटेल में डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हमारा जी क्वेश्चन है कि इब्ने खल्दून डाइड इन द ईयर, तो इब्ने खल्दून कब फौत होते हैं? तो इब्ने खल्दून जो है वो किस साल फौत होते हैं? तो ये 1406 में जो है इब्ने खल्दून साहब की डेथ होती है। 1406 आप इसको कर सकते हैं। अगर इनकी हम डेट ऑफ बर्थ देखें तो वो क्या है, वो 1332 है। ठीक है, 1332 में आप पैदा होते हैं, और 27 मई 1332, और जो डेथ है वो 1406 में है। ट्यूनिस में आपकी मतलब पैदाइश है, और इजिप्ट यानी कायरा जो कि इजिप्ट का कैपिटल है, वहाँ आपकी वफ़ात होती है इब्ने खल्दून की। इसी तरह जो असबिया का कंसेप्ट है, असबिया का वो किसने दिया? तो वो भी आपने ही दिया, इब्ने खल्दून ने ही। और जो बुक आपकी जो फेमस बुक है मुकदमा जो है वो आपकी फेमस बुक है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इब्ने खल्दून के हवाले से पता होनी चाहिए। ये मुस्लिम फिलासफर्स में इनका बहुत अच्छा नाम है। तो वैसे भी आप इनको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो एमसीक्यूज टाइप चीज़ें हैं वो ये पूछी जाती हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन पाकिस्तान शुगर इज़ मेड बाय शुगर केन,
तो पाकिस्तान में शुगर जो है यानी चीनी जो है वो दो तरीकों से बनती है। एक तो ये गन्ने से यानी, और दूसरी किस चीज़ से, बाकी बीट यानी जिसको चिकंदर कहते हैं। तो ये दो तरीकों से पाकिस्तान में चीनी की जो है वो बनाई जाती है। बाकी अगर हम करंटली देखें तो जो 25 kg पर ईयर है, एक बंदा जो है वो चीनी का इस्तेमाल करता है 25 kg पर ईयर। ये भी क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि SECP इधर रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ, तो ये बेसिकली जितने भी प्राइवेट बैंक्स वगैरह या इस तरह के बैंकिंग कमर्शियल बैंक्स भी हो सकते हैं उसमें जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और मेन जो अगर इनमें हम देखें तो ये स्टॉक मार्केट जो है उसको ये देखती है। और SECP का आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसको स्टैंड करता है, तो ये सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो ये पता होना चाहिए इस हवाले से आपको। और ये इसका अगर हेड क्वार्टर देखा जाए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का, तो वो कहाँ है, तो वो इस्लामाबाद में है। ये हेड क्वार्टर आपसे पूछ सकता है वो। इसके अलावा ये जो इसके करंट हेड हैं वो कौन है, वो आकिफ सईद है। ये जो करंट क्वेश्चन होता है इसको आपने अपने साथ साथ अपडेट करना होता है। अभी तो हमने बता रही है कि ये आकिफ सईद हैं, तो कल को कोई चेंज हो जाए तो फिर आपने उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट रखना है। तो ये SECP जो है ये इंस्टीट्यूशन ये कब बनता है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये 1 जैन 1999 को ये SECP जो है वो फॉर्म होता है। तो ये SECP के हवाले से कोई भी एसोसिएशन में क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली अब सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज पाकिस्तानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन द 1965 वार। तो जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे 1965 की वार में, तो एयर स्टाफ के अगर हम चीफ देखें तो वो नूर खान जो है वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। और अभी जो करंटली हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो कौन है, तो वो ज़हीर अहमद बाबर। वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ के तौर पे सर्व कर रहे हैं। और ये 16th इन रो, मतलब ये 16वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। तो जो एयर मार्शल, अब तो ये पहले तो ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता था, अब एयर मार्शल होता है 1972 में, जब ये टाइटल चेंज हो गया। जिस तरह आर्मी का चेंज हुआ इसी तरह एयरफोर्स का भी चेंज हुआ 1972 में। और जो चीफ एयर मार्शल हैं वो ज़हीर अहमद बाबर साहब है 16 के तौर पे, 16th मतलब इन रो हैं। और ये टर्म लेंथ जो इनकी होती है वो कितनी है, तो ये 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और रीन्यूएबल है। ठीक है, मतलब दोबारा री अपॉइंटमेंट भी मिल सकती है। जो फर्स्ट थे अभी तो जहीर अहमद बाबर हैं जो फर्स्ट हैं एयर चीफ मार्शल। ठीक है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयर चीफ मार्शल में आपने डिफरेंस यही रखना है कि ये 1972 में टाइटल चेंज हुआ। तो जो 1972 में जो फर्स्ट हमारे पास आते हैं तो वो जफर चौधरी जो है वो फर्स्ट जो हमारे पास चीफ ऑफ एयर मतलब एयर मार्शल जो है चीफ ऑफ एयर मार्शल। इसी तरह जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ, ये दो क्वेश्चन डिफरेंट वे से पूछा जा सकते हैं। तो जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वो एलान पेरी टीन है, वो एलान पेरी है। और ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ है, या जिसको चीफ ऑफ एयर स्टाफ, अभी तो चीफ ऑफ एयर मार्शल है जो ये इनको क्या कहते हैं, कमांडर इन चीफ। ये आर्मी में भी था और एयरफोर्स में भी था। इसी तरह जो फर्स्ट मुस्लिम कमांडर आपसे पूछा जाए तो वो असगर खान है। ठीक है, जो फर्स्ट मुस्लिम कमांडर है वो असगर खान है। इन्होंने 1970 में एक पार्टी भी बनाई, इस्तिकलाल पार्टी जो है वो भी असगर खान ने, ये जो कमांडर इन चीफ थे, और इन्होंने ये बनाई थी। अच्छा, उसके वाले से जो नूर खान है इनका अगर हम देखें तो ये 1965 जुलाई 1965 में ये अपॉइंट होते हैं और 1969 तक ये जो है वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से फर्स्ट फर्स्ट अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वकारुल मुल्क वाज द डैश ऑफ अलीगढ़ इंस्टीट्यूट। तो वकारुल मुल्क जो थे वो सेक्रेटरी थे अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के। इनका अगर हम रियल नेम देखें तो वो मुश्ताक हुसैन जो है वो इनका रियल नेम है। बाकी वकार उल मुल्क और मोहसिन उल मुल्क और ये सब की जो डिटेल है वो आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगी। वो आपने इनको वहाँ जाके लाजमी विजिट कर लेना है ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द टाइटल
एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू मिस्टर जिना बाय, तो ये किसने दिया टाइटल? तो ये सर जोनी नायडू ने। तो ये कब दिया? तो ये 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ था, उस वक्त ये टाइटल सर जोनी नायडू की तरफ से ये मिस्टर जिना यानी मोहम्मद अली जिना साहब को ये टाइटल दिया गया, लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 में हुआ। जी नेक्स्ट जी हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेलिब्रेट द डे ऑफ डिलीवरेंस? तो ये इन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस क्यों मनाया? तो ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को मतलब एंड हुई थी, तो उसकी खुशी में रिजॉइस किया इन्होंने, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के एंड होने की खुशी में। तो एक और दूसरा ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, पूछा जा सकता है आपसे कि ये डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया गया? तो ये 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाता है। इसके अलावा आपसे ये कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है वो कब कायम होती हैं? तो ये 1937 से 1939 तक ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रहती हैं। जो ये 1937 के जो इलेक्शन होते हैं वो कितने प्रोविंसेस में होते हैं? तो ये 11 प्रोविंसेस में होते हैं। इनमें ये कितने में बनती हैं? तो ये 8/11 मतलब 8 प्रोविंसेस में जो है वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज यानी कांग्रेस की हुकूमत बनती है। और ये 1937 के इलेक्शन किस एक्ट के तहत होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 1935 के एक्ट के तहत 1937 वाले इलेक्शंस होते हैं। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ज़ियारत वाज द समर रेजिडेंस ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ, तो ये ज़ियारत जो है वो समर रेजिडेंस किसकी रही है? तो ये जो चीफ कमिश्नर होते थे बलूचिस्तान के, उनकी ये ज़ियारत जो है वो मतलब समर रेजिडेंस, समर मतलब ये इलाके की ठंडक की वजह से वो फिर बलूचिस्तान के जो चीफ कमिश्नर हैं वो इधर रहते थे, उनकी ये बाकायदा रेजिडेंस थी। और बलूचिस्तान का अगर आप देखें तो जो एरिया के लिहाज से जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है वो बलूचिस्तान है। बाकी बलूचिस्तान की और भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। बाकी जो पाकिस्तान के जो चागे के मकाम पे जब पाकिस्तान एटॉमिक पावर बनता है तो वो जो धमाके हुए थे, तो 5 जो चागी में रास्को हिल्स में हुए थे वो भी बलूचिस्तान में ही हुए। बाकी और भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो इंशाल्लाह आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949 सवरेंटी बिलोंग्स टू, तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जिसको किरदाद मकासद के नाम से जाना जाता है, तो वो सवरेंटी जो है उसमें वो अल्लाह से बिलोंग करती है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो प्रेजेंट कब की गई थी ये आपसे पूछा जाता है। तो ये 7 मार्च 1949 है, प्रेजेंट करने वाले लियाकत अली खान है। पास कब होती है? 12 मार्च 1949 है। और ये फिर बेस बनती है और आगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और फिर क्या होता है जी, इसी बेस पे फिर आगे 1956 में जाके पाकिस्तान का बाकायदा तौर पे 23 मार्च 1956 को बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से बेसिक पता होनी चाहिए। बाकी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के वो कौन बनते हैं? तो वो लियाकत अली खान 16 अक्टूबर 1947 में 1951 में उनकी मतलब असैसिनेशन होती है, और 1947 में वो एज अ फर्स्ट जो है वो पीएम बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड इंडिया रिपील द कश्मीर स्टेटस एक्ट? तो ये इंडिया ने कश्मीर स्टेटस एक्ट जो है वो कब रिपील किया गया? तो ये 5 अगस्त 2019 को ये स्टेटस को, जो कश्मीर का स्टेटस है वो रिपील किया। और ये मोदी की हुकूमत में, नरेंद्र मोदी की हुकूमत में। और अगर हम ये देखें कि ये किस आर्टिकल के तहत ये स्टेटस रिपील किया गया, तो ये आर्टिकल जो जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया का जो आर्टिकल है जम्मू एंड कश्मीर के अबाउट 370, उसको रिवोक किया गया। ठीक है, आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया यानी रिवोक किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द सुल्तान बैरसमटायर डोम, तो जो टीपू सुल्तान है उनकी शहादत कब होती है? तो ये फोर्थ जो मैसूर वार है 1799 में, वो उस वक्त इनकी मतलब शहादत होती है। अगर हम टीपू सुल्तान का असल नाम देखें तो जो सुल्तान फतेह अली साहब जो है वो इनका पूरा नाम या असल नाम था सुल्तान फतेह अली। और टीपू सुल्तान की वजह से वो फिर फेमस थे, वेल नोन थे। बाकी जो इनकी जो टोटल 4 वार्स हैं वो हमारे डिस्कस कर चुके हैं। 1766 से लेकर 1769 तक पहली होती है, इसी तरह 1780 से 84 तक दूसरी होती है, इसी तरह फिर
90 से 92 तक जो है वो थर्ड मैसूर वार होती है, और 1988 से लेकर 1999 जब तक ये इनकी मतलब मर्टायरडॉम नहीं होते उस वक्त तक ये फोर्थ मैसूर वार होती है। लेकिन इनकी जो ही मतलब मर्टायरडॉम और जो ही शहादत होती है उसके बाद ये वार एंड होती है और उनका कब्जा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन पाकिस्तान द टर्म छांगा मांगा पॉलिटिक्स से यूज फॉर, तो ये टर्म है इसमें आपने ये बताना है कि जो छांगा मांगा पॉलिटिक्स है वो किसके लिए, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है ये आजकल तो फिर बहुत ज़्यादा आपको देखने में मिल जाएगी न्यूज़ में, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से जो है ना वो छांगा मांगा पॉलिटिक्स पाकिस्तान में जो है वो यूज़ होती है। जी नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रुतास फोर्ट बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, तो ये शेर शाह सूरी के रूल में दौर हुकूमत में रुतास फोर्ट बनती है। अगर हम रुतास फोर्ट को देखें तो ये झेलम झेलम के करीब है ये, ठीक है, झेलम के करीब है, नियर टू झेलम है। और ये 1541 में शेर शाह सूरी इसको बनवाते हैं। और जो सूरी डायनेस्टी रहती है वो 1540 से 1555 तक, ऑलमोस्ट 16 ईयर ये बनते हैं, ठीक है। तो ये सारा काउंट करें तो वो ऑलमोस्ट 16 ईयर्स बन जाते हैं। डायरेक्टली तो आपको 15 साल दिखने में नजर आ रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल काउंट करें सारे मंथ वगैरह इसके तो वो 16 साल बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगेन विद द इन्वेजन ऑफ, तो ये मोहम्मद घौरी जब इन्वेजन करते हैं उसके बाद दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो ये 1192 यानी 1192 में जब घौरी राजपूतों को ये शिकस्त देते हैं, ठीक है, राजपूतों को ये जब शिकस्त होती है तो बेसिकली यही चीज़ फिर जो है वो दिल्ली सल्तनत की बुनियाद बनती है। तो जो राजपूत थे वो उसको जो लेड कर रहे थे, ये आपसे पूछा जा सकता है वो कौन थे, वो पृथ्वीराज जो चौहान थे वो उसको लेड लेड कर रहे थे, ठीक है, पृथ्वी राज चौहान। और ये इसको लेड करते हैं और फिर इनको शिकस्त हो जाती है। गौरी 1192 में तहरीन की जो जंगें होती हैं उसमें शिकस्त देखते हैं 1192 में। और जो गौरी जो है महमूद मोहम्मद गौरी, उनकी जो डेथ होती है वो 1206 में होती है। और फिर बाकी स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग होने की सूरत में फिर जो है वो बाकायदा तौर पे दिल्ली सल्तनत कायम हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में फिर दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखते हैं। वो किस तरह, वो स्लेव डायनेस्टी के तौर पे दिल्ली सल्तनत को कायम करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। जो स्लेव डायनेस्टी को अगर हम देखें तो पहले जो इसके फाउंडर हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये 1206 से 1290 तक। ऊपर ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटल 5 डायनेस्टीज थी दिल्ली सल्तनत में टोटल जो है जिन्होंने सर्व किया। जो फर्स्ट ये थी वो स्लेव डायनेस्टी थी, और आखिरी जो है वो लोधी डायनेस्टी रहती है। और लोधी डायनेस्टी के लास्ट हुक्मरान थे वो इब्राहिम लोधी हैं, और जो फाउंडर थे लोधी डायनेस्टी के वो बहलोल लोधी थे, ठीक है। तो ये इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर से शिकस्त होती है 1526 में, और मुगल जो है वो फिर बादशाहत कायम हो जाती है। तो ये जो है 1206 से 1526 तक बाकायदा तौर पे दिल्ली सल्तनत जो है वो कायम रहती है। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद मीन्स, तो रद्दुल फसाद जो ऑपरेशन है उसका क्या मतलब है। तो ये एलिमिनेशन ऑफ डिस्कॉर्ड है इसका मतलब, यानी ख़त्म करना बाहमी जो झगड़े हैं उनको। और ये रद्दुल फसाद जो ऑपरेशन है वो कब स्टार्ट होता है, तो ये 23 फेब 2017 को स्टार्ट होता है। और ये जुलाई जो है, जुलाई अगर हम देखें तो 22 जुलाई 2024 तक ये ऑपरेशन ये जो है वो मतलब रहता है। अभी जो करंटली ऑपरेशन अब जो चल रहा है वो अज़म इस्तेकाम जो है वो कंटिन्यू है, वो जुलाई में स्टार्ट होता है 2024 में, और अभी वो कंटिन्यू है। इस तरह बाकी आपने जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, वो आप डिटेल देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, वन बाय वन सब की जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वेटरन एक्टर मोइन अख्तर वाज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ एक्टिंग, जो मोइन अख्तर साहब थे जी वो कॉमेडी
कॉमेडी में, मज़ाहियापन में उनका ये फेमस था। मोइन अख्तर का आप यही देख सकते हैं कि ये टेनोर इनका जो रहता है वो 1950 में इनका यानी ये पैदाइश होती है, और 2011 में। तो इनकी डेथ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो वो 2011 में इनकी मोइन अख्तर साहब की जी डेथ है। तो ये आप इस हवाले से बता सकते हैं और याद रखना है आपने। नेक्स्ट हमारा जी क्वेश्चन है कि मिलिट्री कोर्ट्स had been established to deal with the cases related to terrorism under amendment। तो ये मिलिट्री कोर्ट्स जो एस्टेब्लिश हुई थी टेररिज्म के अबाउट इनका काम था। तो ये किस अमेंडमेंट के तहत एस्टेब्लिश होती हैं? तो ये 21st जो अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, उसके तहत ये मिलिट्री कोर्ट्स एस्टेब्लिश होती हैं। इनका जो टिनोर था कि कितने साल के लिए, तो ये 2 साल के लिए इनिशियली हुई थी 2015 से 17, फिर ये रिन्यू होगी और मिलिट्री कोर्ट्स 2017 से 2019 तक ये मिलिट्री कोर्ट्स रहती हैं। और इनका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि वो कितने साल के लिए इनिशियली हुई थी, तो वो 2 साल के लिए हुई थी 2015 से 2017 तक। और अभी जो टोटल अमेंडमेंट्स हो चुकी है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 26 अमेंडमेंट अभी रिसेंट 2024 में, अक्टूबर 2024 में होती है। ठीक है, तो इसके बारे में तो आपको आइडिया हो गई सही। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स बाकायदा तौर पे जो जब मिलिट्री एपीएस अटैक हुआ उसके बाद ये 2014 16 दिसंबर 2014 को एपीएस अटैक होता है, और उसके बाद ये मिलिट्री कोर्ट्स एस्टेब्लिश होती हैं 2015 में। और 2015 से 2017 2 साल के लिए इनिशियली होती हैं, फिर उसको मतलब एक्सटेंशन मिलती है 2 साल की। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एट द टाइम व्हेन खिलाफत डेलीगेशन विजिटेड इंग्लैंड इन 1920 द ब्रिटिश पीएम वाज। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि खिलाफत डेलीगेशन जो है वो विजिटेड कब इंग्लैंड करता है, तो वो 1920 में करता है। उस वक्त ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो जॉर्ज लॉलिट थे उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। अगर हम देखें तो ये इनका अगर हम टेनोर देखें जॉर्ज लॉलिट साहब का, तो ये 1916 से 1922 तक ये प्राइम मिनिस्टर। और इसी तरह खिलाफत डेलीगेशन का अगर हम देखें, जो ये वफ्द था, तो ये इसको लेड कौन कर रहे थे? तो जो अली ब्रदर्स थे वो इसको खिलाफत डेलीगेशन को लेड कर रहे थे, मतलब वो इसको उन्होंने चार्ज संभाला हुआ था। जिसमें अली ब्रदर से मुराद क्या है? तो अली ब्रदर से मुराद ये है कि मौलाना मोहम्मद अली जोर और मौलाना शौकत अली। ठीक है, ये दो मेन जो हैं, मौलाना मोहम्मद अली जोर और मौलाना शौकत अली। बाकी ये खिलाफत डेलीगेशन का मकसद क्या था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मिलना। तो ये तुर्की में जो खिलाफत के मामलात उस वक्त के बने हुए थे, वहाँ तुर्की में खिलाफत को कायम रखना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश पीएम से मिलने का। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब आर। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब में, जी वो अभी के अगर हम देखें तो वो 41 डिस्ट्रिक्ट जो है वो पंजाब में है। ठीक है, इसी तरह 10 डिवीजन जो है, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 डिवीजन हैं पंजाब की। और टोटल अगर आप तहसील देखें तो वो 216 हैं। लेकिन मेनली आपसे डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट का पूछा जाता है, तो वो 41 डिस्ट्रिक्ट आपने पंजाब के करना है। ये रिसेंट जो अभी चेंजिंग आई है और न्यू डिस्ट्रिक्ट्स की क्रिएशन हुई है उसके बाद। नेक्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है कि द बैटल ऑफ असरा गढ़ी अ लास्ट स्टैंड बैटल वाज फॉट अगेंस्ट विच कंट्री। तो जो ये बैटल थी, असरा गढ़ी जो बैटल थी, वो अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो ये बैटल होती है। और ये कब बैटल होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये 12 सितंबर 1897 को ये बैटल होती है। ये बेसिकली किस किस के दरमियान हो रही है? तो एक तो ये ब्रिटिश इंडिया एम्पायर जो थी उस वक्त की, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर और अफगानिस्तान की जो एम्पायर थी, इनके दरमियान ये बैटल होती है। और ये लास्ट बैटल कंसिडर होती है 1897 में। एंड अफगानिस्तान ट्राइब्समैन के दरमियान ये होती है, जो अफगानिस्तान में उस वक्त के लोग होते हैं उनके दरमियान ये बैटल होती है। और इसकी डेट पता होनी चाहिए, मेन जो आपका काम है। और ये कौन सी बैटल है? लास्ट स्टैंड ये पूछा जा सकता है कि आपसे कि लास्ट स्टैंड बैटल कौन सी थी। तो ये बैटल ऑफ सरागढ़ी जो है वो लास्ट स्टैंड बैटल थी। जी ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोग बाकायदा से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और चीज़ों को अच्छे से लेके चल रहे होंगे, और अपनी साथ प्रॉपर नोट्स मेकिंग आपकी हो रही होगी। और इंशाल्लाह अगर आपने ये काम कर लिया तो आपकी 100% जो है सक्सेस वो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, बस आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।